नमस्ते एवरीवन। आई होप सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। यूनिट नंबर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है भू राजस्व। ये बुक BHIC 133 है। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था डियर? खालिसा भूमि के बारे में मैंने आपको बताया था और दिल्ली सुल्तानों के अधीन भू राजस्व और उसकी वसूली में अपन ने अलाउद्दीन खिलजी की कृषि नीति पढ़ी, फिर मोहम्मद तुगलक की कृषि नीति पढ़ी थी और फिर अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण था वो पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सुल्तानों का राजस्व प्रशासन। ब्लॉक नंबर 3 अपना चल रहा है। ठीक है, ब्लॉक नंबर 3 BHIC 133। इस ब्लॉक का क्या नाम है? इस ब्लॉक का नाम है अर्थव्यवस्था और समाज। ठीक है, तो देखो, दिल्ली सुल्तानों के अधीन जब राजस्व प्रशासन पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातें समझनी जरूरी है। जैसे कि शुरुआत करते हैं सन 1206 ईस्वी में। सन 1206 ईस्वी में जब गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी गुलाम वंश की स्थापना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इस तरह से भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। तो अब पुराने शासक वर्ग के स्थान पर अब भारत में जो भू राजस्व प्राप्त करेगा, कौन प्राप्त करेंगे? तुर्की शासक। तुर्की के शासक अब भू राजस्व प्राप्त करेंगे, जो भारत में अब शासन करेंगे। ओके, तो इतिहासकार बर्नी। बर्नी कौन था? मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर था, जो कि भारत में 17 साल तक रहा और इसने भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के समाज के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो फतवा ए जहांदरी, इस प्रकार से इनकी कुछ किताबें भी हैं। इन्होंने 3 उच्च वर्गों के बारे में बताया है। जैसे पहला वर्ग खोत, ओके, फिर मुकद्दम और चौधरी। इनका क्या काम था? इनका काम था किसानों से कर वसूल करना। किसानों से टैक्स का जो पैसा रहता है वो वसूल करना। फिर उस टैक्स को कहाँ जमा कराते थे? मैंने बताया था वित्त विभाग को क्या कहा जाता था दिल्ली सल्तनत काल में? दीवान ए विजारत। इसके अधिकारियों के पास में जमा कर देते थे ये 3 वर्ग के लोग, खोत, मुकद्दम और चौधरी। इनका काम था किसानों से टैक्स लेना और इस कार्य के बदले इन्हें नगद के रूप में वेतन न मिलकर कर मुक्त भूमि मिलती थी। यहाँ पर 2 चीज़ें समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। देखो, जो खोत और मुकद्दम चौधरी थे इनके पास में पहले से भी ज़मीनें थी, लेकिन काम के बदले इनको राज्य पैसा नहीं देता था, कैश नहीं देता था। इनको ऐसी ज़मीन देता था जो कि टैक्स फ्री होती थी। देखो, यहाँ पर लिखा है कि इनको वेतन ना देकर मुक्त भूमि मिलती थी। ठीक है, कर मुक्त भूमि, जहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता था राज्य की तरफ से। इसके अलावा किसानों से उनकी उपज का कुछ भाग अलग से लेते थे। अब किसानों से भी ये कुछ उपज का हिस्सा, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, जो भी किसान उगा रहा अपने खेत में, उसकी उपज का कुछ हिस्सा अपने पास में रखते थे। इसको राज्य में नहीं जमा कराते थे। उसको कहा जाता है किस्मत एक खोती। ठीक है, तो प्रत्येक किसान भूमि कर के अतिरिक्त गृह कर और चराई कर, जिस जमीन पर उसके जो मवेशी है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, जितने भी चर रहे हैं, इसको आप पशुपालन कर भी बोल सकते हो। तो इस समय दिल्ली सल्तनत में किसान को भूमि कर के अलावा गृह कर और चराई कर भी देना होता था। इब्न बतूता, यहाँ पर इतिहासकार इब्न बतूता के अनुसार जो चौधरी नाम का वर्ग था, इसको, ये जो 3 उच्च वर्ग थे, इसमें मैं चौधरी की बात कर रहा हूँ। चौधरी के पास में 100 गांव को मिलाकर एक परगने का निर्माण होता है। ठीक है, परगना क्या होता है? बेसिकली जब कई सारे गांव को मिला दिया जाता है तो एक नई प्रशासनिक इकाई बन जाती है, उसका नाम होता है परगना। तो चौधरी के अंडर कितने गांव आते थे? 100 गांव आते थे। इन 100 गांव में जाकर वो कर वसूलता था। इन 3 वर्गों को मध्यस्थ वर्ग भी कहा गया, इंटरमीडियरीज। ठीक है, इन 3 वर्गों को, कौन कौन से 3 वर्ग? खोत, मुकद्दम और चौधरी, जिनका काम था किसानों से कर वसूल करना। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मध्यम वर्ग का दमन किया क्योंकि सुल्तान ने इन लोगों के विरुद्ध निम्न आरोप लगाए। देखो, ये जो
तीन उच्च वर्ग थे ना, इनको आप ग्रामीण अभिजात वर्ग भी कह सकते हो, कि मतलब इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति औरों से बेहतर थी। इन पर कई सारे आरोप लगाए गए, जैसे मध्यस्थ वर्ग अपनी भूमि के उस भाग पर कर नहीं देता था जो कि टैक्स फ्री नहीं थी, तथा करों का बोझ किसानों पर डाल देता था। तो देखो किस प्रकार से लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं मध्यस्थ वर्ग। मध्यस्थ वर्ग कौन? चौधरी, मुकद्दम और खोत। मतलब जो इनके पास में जमीन होती थी, उस जमीन से जितना टैक्स बनता था दीवान ए विजारत विभाग में नहीं जमा कराते थे, तथा राज्य की तरफ से अगर दबाव पड़ता था कि आप टैक्स समय पर जमा कराओ अपना, तो जितना पैसा बन रहा है इनका, वो सारा पैसा अब किसानों पर डाल देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। दूसरा क्या कारण, दूसरा आरोप लगाया सुल्तान ने कि वे चराई कर नहीं देते थे। जिस भी जमीन पर उनके मवेशी चर रहे हैं उस जमीन पर चराई कर अथवा पशुपालन कर मध्यस्थ वर्ग नहीं देते थे टाइम पर। तीसरा आरोप लगाया सुल्तान ने कि ये जो मध्यस्थ वर्ग ने, इसने गलत तरीके से अत्यधिक दौलत प्राप्त कर ली और घमंडी बन गए। ठीक है, तो जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, गलत तरीके से जो कमाता है वो घमंडी बन जाता है। और कई बार राजस्व अधिकारी दीवान ए विजारत में पैसों का जो लेखा जोखा करते थे, जो राजस्व अधिकारी थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स के आदेशों का पालन नहीं करते थे। और जब हिसाब किताब देने के लिए इन अधिकारियों को, खोत, मुकद्दम और चौधरी, इनको जब राजस्व कार्यालय में बुलाया जाता था तब वे जाते नहीं थे। ये तीन आरोप लगाए अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीतिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपने राज्य में कई तरह के कदम उठाए। वो कदम अपन पढ़ते हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अब देखो, राज्य की ओर से राजस्व दर कुल उपज के आधे के बराबर निश्चित की गई। सपोज करो अगर किसी के खेत में 200 किलो गेहूं हो रहा है, तो 100 किलो गेहूं कहाँ पर चला जाएगा? दीवान ए विजारत विभाग में, जिसको वित्त विभाग के नाम से भी जाना जाता था। तो आपके पास में भले कितना भी प्रोडक्शन हो रहा हो, कितना भी कुछ हो रहा हो आपके खेत में, आपका जो उपज है, ठीक है, उसका आधा हिस्सा कहाँ पर चला जाता था? राज्य के पास में। भूमि को नापा गया यहाँ पर, और प्रत्येक इकाई पर कर निश्चित किया गया। जैसे कोई जमीन बंजर भूमि है, ठीक है, उसको नापा गया। कहीं पर प्रति भूमि है, प्रति भूमि क्या होती है? जिस पर कोई फसल नहीं उगाई जाती है, और उस पर उगाई जा सकती है लेकिन फिलहाल वहाँ पर लोग नहीं उगा रहे। और अन्य प्रकार की ज़मीनें, जैसे कि जहाँ पर पैदावार अधिक होती थी, सभी प्रकार की ज़मीनों पर कर को निश्चित किया गया। इस हेतु एक शब्द आप याद रखना, वफा ए बिस्वा। वफा ए बिस्वा शब्द का प्रयोग किया गया। वफा ए बिस्वा का क्या मतलब? वफा का मतलब होता है उपज, और बिस्वा का मतलब होता है बीघे का 1/20वां भाग। तो जमीनों को मापा गया तथा जमीनों के अनुसार ही कर को निश्चित किया गया। ध्यान रखें, और क्या कदम उठाए सुल्तान ने? मध्यस्थ वर्ग को सबक सिखाने के लिए कर की दर किसानों और मध्यस्थों पर समान लगाएगी। मतलब उपज का आधा हिस्सा देना पड़ेगा आपको, चाहे आप मध्यस्थ हैं या फिर आप एक सामान्य किसान हैं। ठीक है, आपको पैसा देना पड़ेगा राज्य को। मध्यस्थों के अनुलाभ, ठीक है, समाप्त कर दिए गए। अनुलाभ क्या होते हैं? वेतन भत्ते जो रहते हैं, टाइम टाइम तक जो बोनस मिलता रहता है राज्य की तरफ से, और जो अन्य प्रकार के लाभ हैं वो भी अब मध्यस्थ वर्ग के, मतलब खोत, मुकद्दम और चौधरी को कंट्रोल करने के लिए इनके जितने सारे लाभ थे, ठीक है, वो सारे खत्म कर दिए गए। मध्यस्थों से भी ग्रह कर और चराई कर वसूला गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो इतिहासकार बरनी के अनुसार सुल्तान की इन नीतियों का उद्देश्य मध्यस्थ वर्ग पर नियंत्रण हासिल करना था, क्योंकि गलत तरीके से किसानों का अत्याचार करके, ठीक है, धन दौलत इकट्ठा कर रहे थे और अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे।
अलाउद्दीन खिलजी ने इनको कंट्रोल करने के लिए ये सारे कदम उठाए। आपको एग्जाम में लिख के आना, अगर सवाल आता है कि दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के बारे में बताएं, तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। मध्यस्थ वर्ग का दमन करने की नीति का परिणाम। अब देखो, जो अलाउद्दीन खिलजी की जो दमन करने की नीति थी, उसके क्या क्या परिणाम सामने निकल कर आते हैं। पहला अपन देखते हैं, किसान अब मध्यस्थ वर्ग के इस अत्याचार से बच सके। जो मध्यस्थ वर्ग खोत, मुकद्दम और चौधरी किसानों पर अत्याचार करते थे, इस अत्याचार से बच गए। ओके। दूसरा परिणाम इसका ये निकला, चूंकि राज्य द्वारा उपज की 50% मांग के कारण, मतलब उपज जितना भी हो रहा है, फसल का उत्पादन जितना होता है, उसका आधा हिस्सा राज्य को देना पड़ेगा। तो मध्यस्थ और किसानों दोनों से वसूला गया। सपोज करो कोई गरीब किसान है, ठीक है, उसके पास पहले से ही खाने के लिए कम हो रहा है, अगर उसकी उपज का आधा हिस्सा आप रख लोगे तो फिर खाएगा ही क्या वो। तो जिसके कारण उनकी किसानों की आर्थिक हालात कमज़ोर हुई। चूंकि कर की दर समान थी, मतलब मध्यस्थ और किसानों के लिए, चाहे वो गरीब किसान हो अमीर किसान हो, सबके लिए समान थी, इसलिए गरीबों पर टैक्स का बोझ बढ़ा और उनके जीवन के कष्ट बढ़े। ओके। और क्या परिणाम निकले, कर बढ़ाने से राज्य की आय बढ़ी। मतलब अब कर को बढ़ाया गया, उपज का आधा हिस्सा राज्य रख लेता था। तो इससे क्या होता है डियर, इससे राज्य की इनकम बढ़ती है। अमीर किसानों ने विद्रोह किया तथा हिंदुओं ने अनाज के ढेरों में आग लगा दी। तो ये बात की जा रही है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, जो खोत, चौधरी, मुकद्दम थे ना, इन पर भी एक्शन लिया गया। ठीक है, इन पर एक्शन लिया गया और सेना की कार्यवाही की गई। जो किसान थे इनका दमन किया गया। काफ़ी सारे किसान, अमीर किसान और गरीब किसान जंगलों की तरफ भाग गए और उनको जो भी रास्ते में मिला उनको पकड़ पकड़ के मारा गया। और जो मवेशी बांधा करते थे ग्रामीण लोग, अपने मवेशियों को घर से निकाल दिया और अनाज के ढेरों में आग लगा दी। राजस्व के साथ नए करों, देखो जो नए कर होते हैं उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अबवाब। अबवाब, ये अबवाब क्या चीज़ है, नए प्रकार के कर। राजस्व, भू राजस्व तो लिया जाता था, साथ में नए टाइप के कर भी लिए जाते थे सख्ती से, जिससे दोआब क्षेत्र बर्बाद हो गया। ठीक है, दोआब क्षेत्र कौन सा, दिल्ली के जो आसपास का इलाका था, ठीक है, यमुना नदी जहाँ बहती है उस क्षेत्र के किसान बर्बाद हो गए। खोत, मुकद्दम, चौधरी, इन अधिकारियों को हटाकर अधिकारी को हटा दिया गया क्योंकि ये भ्रष्टाचार कर रहे थे। ठीक है, अब इनके स्थान पर दीवान ए विजारत के जो राजस्व अधिकारी थे, जैसे उम्माल, जैसे मुतसर्रिफ, मुसरिफ, मुहान सिलान, नवी, सिंदगान को कर वसूलने हेतु लगाया गया। इनकी कर वसूलने में कौन सहायता करता था, सिकदार और फौजदार सहायता किया करते थे। सिकदार कौन होता है, जो एक सिख प्रशासनिक इकाई है सिख, उसका मालिक सिकदार कहलाता है। और फौजदार तो कानून एवं व्यवस्था को संभालने के लिए राजस्व अधिकारियों के साथ में रहता था। ठीक है, तो कई किसानों से जब लगान वसूला जाता था, भू राजस्व उनसे लिया जाता था, तब वो मारपीट भी कर देते थे। तो ऐसा न हो, किसी प्रकार की कोई अराजकता की स्थिति पैदा न हो, इसलिए सिकदार और फौजदार ने भी इन राजस्व अधिकारियों की सहायता की। कौन कौन से अधिकारी, उम्माल, मुतसर्रिफ, मुसरीफ, मुहासिलान, नवी, सिंदगान, ये अधिकारियों के नाम हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स के नाम। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकारियों के वेतन भी बढ़ा दिए, राजस्व अधिकारियों के वेतन बढ़ा दिए ताकि उनको मोटिवेशन मिले, अपना काम अच्छे से कर सकें। इनके बावजूद भी राज्य में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कुछ नए पॉइंट्स, वो भी पेपर में लिख के आ सकते हैं आप। अब देखो, कर के नए नियम कहाँ कहाँ पर लगाए गए। केंद्र, मतलब जो दिल्ली के आसपास का इलाका है, तथा दिल्ली में ये नए नियम लगाए गए कि राज्य अब मध्यस्थ और किसानों से कर वसूलेगा उनकी उपज का आधा हिस्सा। ओके, लेकिन ध्यान में रखें, ये जो नए नियम थे टैक्स लगाने के,
ये मालवा मध्य प्रदेश का एक हिस्से का नाम मालवा, राजस्थान, बिहार और अवध, अवध फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में जो फैजाबाद का आसपास का इलाका है वो अवध कहलाता है, तो वहाँ पर भी, और गुजरात, यहाँ पर नए प्रकार के जो नियम थे वो लागू नहीं होते हैं। इतिहासकार मोरलैंड, ये एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी था, ठीक है, अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी था मोरलैंड, और भारत में भी ये प्रशासनिक सेवा के पद पे रहा काफ़ी टाइम तक, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं मोरलैंड ने, ओके। तो इन्होंने डचों की और मुगलों की दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार से जो आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में कई सारी किताबें लिखी है इतिहासकार मोरलैंड ने। तो मोरलैंड के अनुसार 13वीं और 14वीं सदी में नगद वसूली प्रचलन में थी। नगद वसूली का मतलब है कि अब अनाज नहीं लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, देखो अलाउद्दीन खिलजी इतिहास में कब एक्टिव था, इसका शासनकाल सन 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक, मतलब 20 साल तक शासन किया मोहम्मद खिलजी ने अनाज की वसूली को प्राथमिकता दी। इसने आदेश दिया कि दोआब की संपूर्ण खालिसा भूमि से वसूली अनाज के रूप में की जाए एवं दिल्ली व उसके आसपास के इलाकों से वसूली नगद के रूप में हो। अब खालिसा आप जानते हैं कि सरकारी ज़मीन होती है जिस पर सुल्तान का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, मतलब जो भी वस्तु खालिसा ज़मीन पर उत्पन्न की जा रही है उस पर हक किसका होगा, उस पर हक सुल्तान का होगा, ओके। तो ये जो खालिसा ज़मीन थी इस पर जो भी वस्तुएं उत्पन्न होती थी, इस ज़मीन से, सरकारी ज़मीन से जो भू राजस्व है वो अनाज के रूप में लिया जाता था, जबकि जो दिल्ली के आसपास का इलाका था वहाँ पर नकदी के रूप में भू राजस्व वसूला जाता था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आप कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज की वसूली को प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी। तो पहले तो नगद में वसूला जा रहा था अलाउद्दीन खिलजी से पहले, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर अनाज के रूप में वसूला गया और नगद के रूप में भी वसूला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक और काम किया, यहाँ पर दिल्ली व राजस्थान में अन्न भंडार बनवाए। अन्न भंडार क्यों बनवाए? ताकि संकट के समय प्रजा इस्तेमाल कर सके। सपोज करो युद्ध हो गया या फिर कहीं पर अकाल पड़ गया या फिर मानसून खराब आया, जिसकी वजह से जो खाद्यान्न संकट होता है, फूड क्राइसिस, वो राज्य में ना हो, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अन्न भंडार बनाए दिल्ली और राजस्थान में झाइन नाम के इलाके में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई थी। तो बाजार में भी खाद्यान्न को जो मूल्य नियंत्रण है वो रह सके, चीज़ों के दाम एक लेवल से ऊपर ना बढ़ जाएं, इसके लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने अन्न भंडार बनाए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति तो सबको याद है ही, ठीक है। तो उस नीति के अंतर्गत ही इसने ये सारे कदम उठाए थे। अब पढ़ते हैं दोस्त, गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल है 4 वर्षों का, 1321 से लेकर 1325 के बीच में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए। मध्यस्थ वर्ग को हक ए खोती का, ध्यान से पढ़ेंगे, इसने कौन से 2 बदलाव किए? गयासुद्दीन तुगलक ने हक ए खोती का अधिकार वापस से दे दिया मध्यस्थ वर्ग को, परंतु किस्मत ए खोती का अधिकार नहीं दिया गया। अब देखो किस्मत ए खोती क्या होती है। देखो मैंने बताया था कि जो मध्यस्थ वर्ग था, खोत, मुकद्दम और चौधरी, किसानों के पास में जाते थे, उनकी उपज का हिस्सा भी अपने पास में रख लेते थे, उसको राज्य के पास में नहीं देते थे। उसी अतिरिक्त जो उपज थी किसानों की, उसको कहा गया किस्मत ए खोती, ठीक है। इसका अधिकार नहीं दिया गयासुद्दीन तुगलक ने कि आप किसानों से अतिरिक्त अनाज नहीं वसूल सकते हैं, लेकिन इसको हक ए खोती, मतलब जो मध्यस्थ वर्ग है, खोत, ठीक है, खोत और मुकद्दम और चौधरी है, ये किसानों से लगान वसूल सकते हैं, लेकिन उनका जो अतिरिक्त अनाज है वो अपने पास में नहीं रख सकते हैं। जितना भी अनाज वसूलेंगे वो राज्य में जमा कराना पड़ेगा। तो भूमि को नापने की व्यवस्था, अब देखो भूमि को नापने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मसाहत तो जारी रखी गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन साथ ही अवलोकन के आधार पर, मतलब जमीनों को देखा गया, परखा गया और उस पर एक मूल्य को
देखा गया कि इस मूल्य का हमें राशि प्राप्त हो सकता है। तो आप कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक ने जो जमीन नापने की व्यवस्था ये जारी रखी, साथ में अवलोकन के आधार पर जमीन की वास्तविक उपज का भी निर्धारण किया गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो राजस्व व्यवस्था थी वो कैसी थी? पहले तो आप इसका शासनकाल ये ध्यान में रखेंगे 1325 से लेकर 1351 के बीच में है। अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रजा पर नए कर, अब देखो नए प्रकार के जो कर हैं उसको क्या कहा जाता है? अबवाब लगाए। साथ ही मध्यस्थों पर ग्रह कर व चराई कर भी लगाए गए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इस समय अनाज के रूप में वसूली वास्तविक आधार पर न करके राज्य द्वारा निर्धारित उपज, जिसको कहा जाता है वफा ए फरमानी, के आधार पर की गई। अब देखो यहाँ पर स्थिति बिगड़ जाती है, जिसके कारण किसानों की जो आर्थिक हालात है वो और ख़राब हो गए। कैसे ख़राब हो गए? सुल्तान खुद निर्धारित करेगा कि इस ज़मीन से कितनी जो राजस्व है वो प्राप्त हो सकता है। सपोज करो सुल्तान ने तो कह दिया कि इस ज़मीन से हमें 2500 रुपये मिलेंगे, है ना, लेकिन मानसून ख़राब आया, फसल अच्छी नहीं हुई, 2500 की जगह सिर्फ 500 रुपये का वहाँ पर जो अनाज है वो हो सका। लेकिन किसान को तो जो सुल्तान ने निर्धारित किया है वो देना पड़ेगा। ठीक है, सुल्तान के द्वारा निर्धारित की गई जो भू राजस्व की कीमतें हैं उसको कहा जाता है वफ़ाए फरमानी। तो इस समय अनाज के रूप में वसूली वास्तविक आधार पर, मतलब जिस जमीन से कितना क्या मिल सकता है, अगर मानसून खराब आया तो कितना होगा, इस प्रकार से भू राजस्व ना लेकर राज्य द्वारा या सुल्तान के द्वारा निर्धारित किया गया। उससे जनता की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। ये सभी नियम खालिसा भूमि पर भी लगाए गए, सरकारी जमीनों पर भी इस प्रकार के नियम थे। मतलब जो सुल्तान निर्धारित कर देगा वही पैसा देना पड़ेगा, जिससे राज्य में मध्यस्थों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। अब देखो मध्यस्थ वर्ग थे जिसमें खोत, मुकद्दम और चौधरी ये सब शामिल थे। इन्होंने आंदोलन किया, ठीक है, और छोटे किसान, गरीब किसान, अमीर किसानों को साथ में लिया और खूनी संघर्ष यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध अब स्टार्ट हो जाता है। अब देखो अपने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह की जो राजस्व व्यवस्था थी वो पढ़ ली, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के समय राजस्व की जो नीतियाँ थी वो किस प्रकार से थी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता का विद्रोह रोकने हेतु 23 प्रकार के जो नए कर थे, जिसमें ग्रह कर और चराई कर, इसको हटा लिया क्योंकि राज्य में शांति की स्थापना करनी थी, पीस को इस्टेब्लिश करना था, विद्रोह ना करे जनता, नए कर को हटा लिया गया। फिरोज शाह तुगलक, ये भी आप टाइम ध्यान में रखना। देखो अगर आपको टाइम ध्यान में रहता है शासनकाल कब से लेकर कब तक था, तब आप तुलना भी कर सकते हैं और इतिहास सब्जेक्ट पर आपकी कमांड बेहतर हो जाएगी। तुगलक काल में राजस्व को ठेके पर दिया गया और राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व ठेकेदारों को दिया गया। तुगलक काल की बात चल रही है यहाँ पर। जो राजस्व व्यवस्था है उसमें राजस्व वसूलने का अधिकार अब ठेकेदारों को दिया गया। तो ठेकेदार इसके लिए क्या करता था, सुल्तान के पास में जाता था और उसको कहता था कि आप अग्रिम पैसा ले लीजिए, मतलब एडवांस में कुछ पैसा ले लीजिए और मेरे को इस ज़मीन की जो भू राजस्व है वो दे दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ठेकेदार को भी फायदा होता था और दीवान ए विजारत जो कि वित्त विभाग था उसमें भी पैसे जाते रहते थे। तो फिरोज शाह के काल में जो लोग सिंचाई हेतु पानी लिया करते थे नहरों से, ध्यान में रखना, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए जो लोग नहरों से पानी लेते थे उन पर एक प्रकार का टैक्स लगाया गया। ध्यान में रखना, हक ए सर्ब जिसका नाम है सिंचाई कर। जब राज्य में फसल खराब हो जाया करती थी, ये तुगलक साम्राज्य की समय की बात चल रही है, ओके, तब किसानों को भूमि कर में छूट दी जाती थी। ये एक सही बात लग रही है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सोनधर ऋण भी किसानों को दिया जाता था। जैसे किसी किसान को बीज खरीदना है या फिर
सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। ओके, तो उस किसान को सोनधर ऋण भी दिया जाता था। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सोनधर ऋण भी दिया जाता था। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन, फिरोज शाह तुगलक के काल में ख्वाजा हिसामुद्दीन, इसका नाम ध्यान में रखेंगे, ख्वाजा हिसामुद्दीन हुसैन ने राज्य की जो अनुमानित आय है वो 6 करोड़ 75 लाख टन का बताई। इस जांच कार्य को पूरा करने में 6 साल लग गए। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक विद्वान को बुलाया और कहा कि आप हमारे साम्राज्य की जो ज़मीनें हैं उनकी जांच परख कीजिए, घूमिए और मुझे बताइए मेरे जो साम्राज्य में जहाँ पर भी खेती हो रही है इस ज़मीन से कितना रुपया पैसा मिल सकता है। तो तकरीबन 6 साल लग गए ज़मीनों के अनुमान लगाने के लिए कितना पैसा मिल सकता है। तो अनुमान लगाया गया 6 करोड़ 75 लाख टन का आपके साम्राज्य की ज़मीनों से मिल सकता है। तो ये कंप्लीट होता है अपना टॉपिक दिल्ली सुल्तानों का राजस्व प्रशासन पार्ट 2। आप पार्ट 1 भी देखना, यूनिट नंबर 10 का। नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें भू राजस्व निर्धारण प्रणाली पढ़ेंगे, भू राजस्व मांग का परिणाम देखेंगे और भुगतान का माध्यम और भू राजस्व वसूली। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए गुड बाय।